Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Asudullah and I am a chemistry tutor at Quality Coaching Academy. It's my first lecture for the ETA students who are already registered at QCA. All of you people are welcome to the online classes. We are going to start from the inorganic chemistry. The main focus of the chapter first, inorganic chapter first, is the S and P block elements, their chemistry, इनकी जो chemistry है, और फिर इनके दरमियान कंपैरिजन है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी कंपैरिजन हमने डिस्कशन करनी है इस चैप्टर में, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. तो आप लोगों ने मेनली फोकस जो करना है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंपैरिजन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो इनकी कंपैरिजन है, तो एक दूसरे के साथ भी कंपेयर, कॉलम वाइज भी हमने स्टडी करनी है, पीरियड वाइज भी हमने इस चैप्टर में जो है इसको डिस्क्राइब करना है. अच्छा, इसमें द फर्स्ट वन जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल जो है, दे आर आल्सो डिस्क्राइब एज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. Alkali, the group first is described as the alkali metals and the group second elements are described as the alkaline earth metals. इनको जो है जो highlighted elements हैं तो alkali और alkaline metal से इनको describe करते हैं. Second जो है अगर आप देखें तो P block element जो है, तो P block element जो है they are started from 3A and extended up to 8A जो है इनको describe करते हैं. तो 3A 4A carbon family, 5A is carbon nitrogen family, oxygen family is described as 6A, fluorine family is described as 7A and neon family is described as 8A elements they are described. इनके जो जनरल जो है ट्रेंड्स हैं इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने इनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. और द फर्स्ट वन जो है वो है साइज ऑफ द एटम. तो साइज ऑफ द एटम पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स हैं आमतौर पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी आप लोग फ्रॉम लेफ्ट राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो साइज ऑफ द एटम डिक्रीज की तरफ जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम को आप जाते हैं तो न्यू शेल्स ऐड होते हैं और इसकी वजह से जो है साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है. तो हम साइज ऑफ द एटम को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द डिस्टेंस between the center of the nucleus to the outermost shell of electrons. If let's suppose the atom is considered to be a spherical shape, if the atom, अगर हम atom को spherical shape consider करें तो the distance between the center of the nucleus and the outermost shell it is described as a size of the atom. नो साइज जो है हम डिस्क्राइब करते हैं एंगस्ट्रम में, पाइकोमीटर में, नैनोमीटर में जो है इनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट जो है इसके लिए यूज़ होते हैं. तो ये साइज ऑफ द एटम जो है, सो द फर्स्ट वी हैव टू डिस्कशन यहाँ पे जो हमने करनी है वो है एटॉमिक रेडियाई. तो एटॉमिक रेडियाई में अगर आप देखें तो सोडियम के लिए 191 पाइकोमीटर है, मैग्नीशियम के लिए 160 पाइकोमीटर डिस्क्राइब हो रही है, एल्यूमिनियम के लिए 130, सिलिकॉन 118, फास्फोरस जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे 110, सल्फर के लिए 102, क्लोरीन के लिए 99 और आर्गन के लिए 185 पाइकोमीटर जो है ये एटॉमिक रेडियाई इनके लिए डिस्क्राइब होती है. अगर आप देखें तो इस पर सबसे ज़्यादा साइज़ अगर हम ट्रेंड वाइज देखें तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा साइज जो है वो अगर आप देखें तो वो सोडियम के लिए नज़र आ रहा है. और फिर नेक्स्ट जो ट्रेंड इसमें अगर आप देखें 191 के बाद जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो 185 है. फिर उसके बाद अगर आप देखें मैग्नीशियम है और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है. तो द सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो है वो क्लोरीन का नज़र आ रहा है और सबसे है ज़्यादा जो बिगर साइज नज़र आ रहा है तो वो सोडियम का नज़र आ रहा है. अच्छा, एक होते हैं इनके जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करनी है तो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स. एक मेटल्स के लिए द वर्ड यूज एज अ मेटालिक रेडियाई. तो सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल्स हैं. नो दीज मेटल आर डिस्क्राइब इन मेटालिक रेडियाई. इनको मेटालिक रेडियाई में डिस्क्राइब करते हैं. और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना इंक्रीज होता है मेटालिक रेडियाई कम होती है. मतलब सोडियम मेटल है तो उसकी मेटालिक रेडियाई मैग्नीशियम से ज़्यादा है, मैग्नीशियम की मेटालिक रेडियाई एल्यूमिनियम से ज़्यादा है. तो अगर हम मेटल्स के ग्रुप में देखें, मेटल जो होते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट राइट जब फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम जाते हैं तो हमारे साथ मेटालिक रेडियाई कम हो रही है. लेकिन अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटालिक रेडियाई जो है ये इंक्रीज की तरफ जाएगी. तो आप लोगों ने ट्रेंड को जहन में रखना है कि मेटालिक रेडियाई फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट राइट है, सोडियम टू एल्यूमिनियम ये लेफ्ट राइट है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो मेटालिक रेडियाई जो है ये इंक्रीज की तरफ मूव करती है. अच्छा, फिर उसके बाद सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन तक अगर हम मूव करते हैं तो सिलिकॉन से क्लोरीन तक वो अगर आप देखें तो दे आर डिस्क्राइब एज अ कोवेलेंट रेडियाई में इसको डिस्क्राइब करते हैं. तो कोवेलेंट रेडियाई क्या है उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन करनी है अभी. तो कोवेलेंट रेडियाई में इनको डिस्क्राइब करते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड का अगर आप लोग सेमी मेटल के लिए, सेमी मेटल हो या नॉन मेटल्स, उनके कोवेलेंट बॉन्ड का अगर आप हाफ लेते हैं तो जो हाफ होता है वो इसके कोवेलेंट रेडियाई डिस्क्राइब होती है.
118। तो कोवेलेंट रेडियाई सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की है। अगर आप इस पीरियड थर्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की है। सबसे लीस्ट कोवेलेंट रेडियाई क्लोरीन के लिए। तो पीरियड थर्ड में द बिगेस्ट मेटालिक रेडियाई इज़ फॉर द सोडियम। पीरियड थर्ड में द मोर कोवेलेंट रेडियाई इज़ फॉर द सिलिकॉन एंड द लीस्ट इज़ फॉर द क्लोरीन। While argon, since वो कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता, मेटालिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होता, तो इट विल ओनली डिस्क्राइब एज अ वंडरवॉल रेडियाई में इसको डिस्क्राइब करते हैं। सो दे आर डिस्क्राइब इन अ वंडरवॉल। तो ट्रेंड ये है कि सोडियम का साइज सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद जो है अगर आप देखिए आर्गन है, फिर उसके बाद ट्रेंड में मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस और सल्फर एंड द लास्ट में जो है क्लोरीन। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज क्लोरीन का है और सबसे ज़्यादा साइज जो है अगर आप इसमें देखें तो ये सोडियम का डिस्क्राइब हो रहा है। मेटालिक रेडियाई क्या होती है? It is described as 1/2 of the distance between the two adjacent metal ions in the metallic lustre or metallic crystal। metallic crystal जो होते हैं तो उसमें जो एटम्स हैं उन एटम्स को दरमियान जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं, अगर आप उस बॉन्ड लेंथ का हाफ लेते हैं तो जो हाफ डिस्क्राइब होता है वो मेटालिक रेडियाई में डिस्क्राइब होता है। तो मेटल्स के लिए आप लोगों ने ज़हन में रखना है। इनमें ट्रेंड ये है कि सोडियम मेटल का मेटालिक रेडियाई सबसे ज़्यादा और एल्यूमिनियम मेटल का मेटालिक रेडियाई सबसे लीस्ट है। तो आप लोगों ने ये ट्रेंड जहन में रखना है कि फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम मेटालिक रेडियाई डिक्रीज होती है एंड सोडियम यहाँ पे पोटाशियम, फिर सोडियम के बिलो पोटाशियम है, मैग्नीशियम के बिलो कैल्शियम है, तो फिर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो मेटालिक रेडियाई इंक्रीज होगी। तो सोडियम हैव लीस्ट देन द पोटाशियम, पोटाशियम हैव लीस्ट देन द रुबीडियम। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो मेटालिक रेडियाई जो है ये इंक्रीज होते हैं, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट राइट जब हम मूव करते हैं तो मेटालिक रेडियाई डिक्रीज की तरफ चले जाते हैं। सेकंड, इफ सम एलिमेंट जो है दे लिंक विद वन अनदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की बात करें, कंपाउंड्स नहीं है, तो कोवेलेंट रेडियस इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियाई। Two covalently bonded nuclei in a same covalently bonded atoms of the same elements in the molecule। और ये जो है हमने डिस्क्राइब करना है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है अगर हम उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ लेते हैं तो इट इज़ डिस्क्राइब एज अ कोवेलेंट रेडियाई, इसको कोवेलेंट रेडियाई। तो सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक जब हम मूव करते हैं तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इस कोवेलेंट बॉन्ड का अगर आप लोग हाफ लेते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हाफ इज डिस्क्राइब एज अ कोवेलेंट रेडियाई, ये उनकी कोवेलेंट रेडियाई डिस्क्राइब होती है। वंडरवॉल रेडियाई जो है इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट बिलोंगिंग टू द नाइबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of an element in solid state। ये molecules हैं, no, it's a molecule, it may be atomic molecule जो है, ये atomic molecule, ये homoatomic molecule भी हो सकते हैं, heteroatomic molecule भी हो सकते हैं, लेकिन molecule के दरमियान जो distance होता है internuclear distance उसका हाफ अगर हम हाफ लेते हैं and they are linked by van der Waals forces तो उनको van der Waals रेडियाई से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जनरल ट्रेंड ये है कि मेटालिक रेडियाई जो है ये अगर आप लोग देखें मेटालिक रेडियाई ये बिगर इन साइज है। फिर उसके बाद जो है अगर आप लोग देखें फिर कोवेलेंट रेडियाई है, कोवेलेंट रेडियाई सबसे लीस्ट यहाँ पे साइज है। वंडरवॉल रेडियाई इसलिए इंक्रीज हो जाती है क्योंकि इसमें फोर्सेस बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। अच्छा, ट्रेंड्स को अगर आप लोग देखें तो सबसे बिगर साइज इसमें जो है अगर आप इसके ट्रेंड्स को देखें तो सोडियम मेटल बिगर साइज देन आर्गन, आर्गन हैव ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैव ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, और सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई जो डिस्क्राइब होती है वो अगर आप लोग इसमें देखें तो वो क्लोरीन के लिए है। तो यहाँ से यहाँ तक हम मूव करते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है। आर्गन का साइज़ वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से जो है बहुत वीक फोर्स होती है, इसलिए वहाँ पे जो है वहाँ पे साइज़ ज़्यादा, वंडरवॉल रेडियाई ज़्यादा नज़र इंक्रीज़ आ रही है। तो सोडियम मेटल सबसे बिगर साइज़ है, फिर उसके बाद आर्गन है। अच्छा, आप लोगों ने ट्रेंड्स को देखना है, ये ट्रेंड्स याद रखने हैं, इन ट्रेंड्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इनकी कंपैरिजन को आप लोगों ने देखें। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे जो है इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन करनी हो इनके साथ कंपैरिजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज़ अगर आप कॉलम वाइज कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा साइज़ सोडियम का होगा और सबसे लीस्ट साइज़ बेरिलियम का होगा। अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे इनमें अगर इनकी कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा साइज़ एल्यूमिनियम का इनमें होगा और सबसे लीस्ट साइज़ कार्बन का अगर आप लोग देखें यहाँ पे होगा। तो अगर आप लोग फ्रॉम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ की तरफ जाता है, एक्सेप्ट यहाँ पे जो अगर आप वंडरवॉल रेडियाई जो है वो बिगर इन साइज़ होती है। तो सोडियम हैव मोर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैव मोर साइज देन लिथियम, लिथियम। इस तरह ये ट्रेंड भी ध्यान में रखना है। ये भी ट्रेंड है मैग्नीशियम, अगर मैं मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और ये सिलिकॉन और ये कार्बन, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन और कार्बन एल शेप ट्रेंड है।
तो मैग्नीशियम का साइज़ ज़्यादा है देन एल्यूमिनियम का साइज़ ज़्यादा है सिलिकॉन का साइज़ ज़्यादा है, क्योंकि सिलिकॉन लोअर है और कार्बन अपर है एलिमेंट्स में कार्बन में आ रहा है, तो इस वजह से इसका साइज़ कम है। सबसे लीस्ट साइज़ कार्बन का होगा और सबसे बिगर साइज़ यहाँ पे जो है सिलिकॉन। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, फास्फोरस को अगर आप लोग देखें, क्लोरीन सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो फिर ये एल शेप ट्रेंड को अगर आप देखें, सो इट्स डिस्क्राइब एज अ एल शेप। सो एल शेप में सबसे बिगर साइज फास्फोरस का इक्विवेलेंट एरिया डिस्क्राइब होगा, सबसे लीस्ट साइज जो है वो फ्लोरीन के लिए डिस्क्राइब होगा। तो फ्लोरीन विल बी डिस्क्राइब एज अ लीस्ट साइज व्हाइल फास्फोरस इज डिस्क्राइब एज अ बिगर साइज, अगर हम इस ग्रुप 4 को देखें। तो MCQs फॉर द जो मॉडल टाइप ऑफ MCQs है, तो आप लोगों ने इनको जो है किस तरह प्रैक्टिस करना है। MCQs जो है, among the following element having the smallest atomic radii. So if you look at these elements, magnesium, aluminium, potassium and silicon, so among the following elements having the smallest atomic radii, इस टॉपिक में जो MCQ टाइप एटॉमिक रेडियाई में जो MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है। मिक्स भी देते हैं, एल शेप भी दे सकते हैं, यू शेप भी मिल सकते हैं, टी शेप जो है आप लोगों को मिल सकती हैं, तो आप लोगों ने सारी चीज़ों को देखना है। तो क्वेश्चन मतलब ये कि अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई, तो यू हैव टू लुक एट फॉर द यू हैव मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड पोटाशियम, सिलिकॉन। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें सबसे बिगर साइज़ तो पोटाशियम का डेफिनेटली होगा, लेकिन यहाँ पे आपसे स्मॉलेस्ट साइज़ का डिस्क्राइब किया तो वो सिलिकॉन बनता है। सिलिकॉन जो है अगर आप देखें तो ये पोटाशियम यहाँ पे है, पोटाशियम फिर सोडियम फिर उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ जो है अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड को देखें प्रेडिक्ट टेबल में, तो ये बिल्कुल सिलिकॉन का बनता है। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, यही क्वेश्चन है कि among the following element having the smallest atomic radii, so if you look at the beryllium है, लिथियम है, बोरान है, एल्यूमिनियम है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट आ रहा है, ये ग्रुप थर्ड है और ये ग्रुप थर्ड है, लेकिन ये थर्ड पीरियड का है। मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें ट्रेंड में, तो ये बोरान आ रहा है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में द एलिमेंट हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई, सो कार्बन है, सिलिकॉन है, तो कार्बन टॉप पे है, सिलिकॉन लोअर है, तो डेफिनेटली सिलिकॉन जब फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। अच्छा, फिर एल्यूमिनियम है और फास्फोरस है, तो ये तो थर्ड पीरियड के हैं, तो कार्बन जो है अगर आप देखें तो ये सेकेंड पीरियड का है, तो स्मॉलेस्ट साइज का बन रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल द सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो है रिपीट हो रहा है और वही क्वेश्चंस है। तो द स्मॉलेस्ट साइज़ अगर आप लोग देखें तो मेरे ख्याल में सिलिकॉन का ज़्यादा है, सल्फ़र का भी ज़्यादा है, लेकिन द स्मॉलेस्ट साइज़ जो कोवेलेंट रेडियाई डिस्क्राइब होती है वो अगर आप देखें क्लोरीन के लिए डिस्क्राइब होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि वो शफल करते हैं और आप लोग कंफ्यूज करने के लिए, तो आप लोगों ने देखना है अपने पीरियडिक टेबल में कि ये एलिमेंट है कौन से आपने पीरियड को भी देखना है और आपने कॉलम को भी देखना है। पीरियड्स अगर एक एलिमेंट जो है सेकंड पीरियड का है, दूसरा एलिमेंट पीरियड थर्ड का है, तो डेफिनेटली पीरियड थर्ड वाला साइज़ उसका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द पीरियड सेकंड। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। तो अगर वो पीरियड थर्ड को और कॉलम को दोनों को शफल कर लेते हैं तो आपने दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि पीरियड नंबर चेंज करने से साइज़ इंक्रीज़ होता है और कॉलम नंबर चेंज करने से भी साइज़ चेंज होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने जहन में रखना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं MCQs ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अगर आप लोग देखें एक और जो है यहाँ पे एक टॉपिक आता है दैट इज़ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स है। तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में अगर आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पीरियड थर्ड एलिमेंट्स, so we can define the ionization energy is the enthalpy change when one mole of a gaseous atom forms one mole of gaseous ions with a single positive charge. So the amount of energy required to detach an electron from the gaseous atom into gaseous ion, तो जितनी एनर्जी हम इसमें ऐड करते हैं उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी से डिस्क्राइब करते हैं। सिंस हम इलेक्ट्रॉन को डिटेच करते हैं, डिटेचमेंट एनर्जी है, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और डेल्टा H विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
हमने यहाँ पे जो है जो डिस्कशन करनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको ट्रांजिशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, और सेकंड जो है हमने ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करना है। तो द फर्स्ट फैक्टर जो है वो न्यूक्लियर चार्ज है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करेगा। तो जब वो टाइटली बाउंड करेगा तो द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू डिटैच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि साइज ऑफ एटम, अगर साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर इफेक्ट जो है वो कम होगा। जब न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को डिटेच करना आसान हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दे हैव इनवर्स साइज ऑफ द एटम इंक्रीज, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की तरफ मूव करती है। द थर्ड वन ये है शील्डिंग इफेक्ट है। तो शील्डिंग इफेक्ट मीन्स इनर्शियल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो द मोर वी हैव शील्डिंग इफेक्ट द मॉलिक्यूल्स आर इन एटम, जितना ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल या एटम में जो है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो आउटर मोस्ट शेल पे जो है न्यूक्लियर पोल कम होगा और इससे जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की तरफ जाएगी। सो दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इफ एन एलिमेंट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देन डिटेचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो उससे फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को डिटेच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जितनी स्टेबिलिटी की तरफ जाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल इतना हाई होता जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मोर टाइटली बाउंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, एंड क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटेच इलेक्ट्रॉन को फिर डिटेच करना मुश्किल हो जाता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट में लेट्स सपोज इफ वी हैव 4s, 4p, 4d and 4f sub energy level, if we have same principal quantum numbers for s, p and d, तो फिर इनमें सबसे डिफिकल्ट जो इलेक्ट्रॉन डिटेच होगा वो इससे होगा, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर इनर वाइल द एफ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मोर आउटर होगा, तो उसको डिटेच करना। तो पेनिट्रेट के इलेक्ट्रॉन कौन से सब एनर्जी लेवल में पेनिट्रेट करें, लेकिन इसके लिए मस्ट है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू मस्ट बी सेम। तो एन एस, एन पी, एन डी और एन एफ हो, इफ दे हैव सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो फिर आप लोगों के पास ये पेनिट्रेशन इफेक्ट का कंसेप्ट होगा इसमें। Okay, ionization energy for the period third elements. No, these are a sodium metal. This is a sodium metal. It's a sodium metal sample at 496 kilojoule per mole energy. So sodium metal से इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए 496 किलोजोल रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैग्नीशियम से 738 है, 578 फॉर द एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के लिए अगर आप लोग देखें तो 789 है, ये 1012 है, ये 1000 है, 1251 है और यहाँ पे 1500। सो देयर इज़ अ इंक्रीज यहाँ पे जो है मैग्नीशियम के केस में इंक्रीज हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम की ज़्यादा हो रही है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दिस इज़ ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम। एंड द सेम सिचुएशन इज ऑब्जर्व हियर। फास्फोरस के लिए ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये पार्शियली फील्ड है, तो इसी वजह से यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। सो द एबनॉर्मेलिटी इन केस ऑफ मैग्नीशियम मेटल एंड फास्फोरस एलिमेंट जो है इन दोनों की जो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही है, दिस इज ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बाकी ट्रेंड बिल्कुल सेम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेंड है, बिल्कुल इंक्रीज यहाँ पे जो है इंक्रीज आ रहा है, लेकिन फिर जो है यहाँ पे डिक्लाइन जो है वो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये अनस्टेबल है, ये पार्शियली फील्ड है और ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, और ये हाफ फील्ड है और यहाँ पे जो है ये पार्शियली फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन डिटेच करना फ्रॉम द हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और यहाँ पे लो एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द पीरियड थर्ड एलिमेंट जो है ये हम यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इसमें जो मॉडल MCQ टाइप क्वेश्चंस है तो वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है पोटाशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम। जनरल ट्रेंड तो ये है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डिक्रीज की तरफ जाती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इंक्रीज की तरफ जाए मूव करती है। लेकिन आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखना है। Magnesium have stable electronic configuration. So which of the following elements have maximum ionization potential in this case? You have to apply magnesium metal. If we have, let's suppose another question.
So elements having maximum ionization potential carbon, silicon, carbon, aluminum and magnesium. So then यहाँ पे आप लोगों ने ठीक है बिल्कुल सही है कि मैग्नीशियम मेटल भी है, एल्यूमिनियम भी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन और कार्बन भी है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ये जो है बिल्कुल आप लोगों के पास जो है कार्बन के लिए इसमें सबसे ज़्यादा जो ionization पोटेंशियल ऑब्जर्व होगी वो कार्बन के लिए ऑब्जर्व होगी। द थर्ड वन जो है बोरान है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है और बेरिलियम है, सोडियम है। सो द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर बेरिलियम द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आप इनकी कंपैरिजन करें तो यहाँ पे बेरिलियम है। और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन जो है मैग्नीशियम है और यहाँ पे जो है बोरान है, एल्यूमिनियम है और लिथियम है। तो अगर हम इनकी कंपैरिजन करें तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है वो बोरान की आ रही है, क्योंकि बोरान सेकंड पीरियड का है और इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। So which of the following elements have maximum ionization? So these are the different types of shuffle type questions हैं। इनको आप लोगों ने मतलब ये कि पीरियड वाइज भी देखना है, कॉलम वाइज भी देखना है, ये जो है आप लोगों ने इस पर टारगेट करना है। नेक्स्ट जो है बाज़ औक़ात इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप लोगों को जो है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन होता है कि सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, मैग्नीशियम भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, एल्यूमिनियम भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, कैल्शियम भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। तो अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगर आप लोग देखें तो वो यहाँ पे सोडियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, लेकिन सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगर आप देखें तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ऑलरेडी जो है इसने नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर किया। तो अब इससे सेकंड इलेक्ट्रॉन डिटेच करना ये बहुत मुश्किल होगा। मैग्नीशियम को अगर आप लोग देखें तो 3s1 होगा, इससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करना आसान है। एल्यूमिनियम का 3s2 होगा तो उससे भी इलेक्ट्रॉन डिटेच करना आसान है। कैल्शियम का जो है 4s1 होगा, उससे भी इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे इन आयंस में सबसे जो डिफ़िकल्ट होगा, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सोडियम आयन के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो सोडियम आयन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आप लोगों ने आयंस को भी देखना है और इन एलिमेंट्स को भी देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आप लोगों को गिवन होते हैं, और उन एलिमेंट्स के बारे में जो है आप लोगों ने जहन में कॉलम वाइज ट्रेंड भी जहन में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाइज भी ट्रेंड जहन में रखना है, पीरियड वाइज जो है ट्रेंड को भी आप लोगों ने जहन में रखना है। तो ये 3 पॉइंट जो है इनको आप लोगों ने जहन में रखना है। तो उसके बाद आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, ये एक जनरल इसका टॉपिक है। इसमें जो एक जनरल सा कंक्लूजन है कि ये किस तरह एलिमेंट्स के कि जिन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो हो, सो दे आर डेफिनेटली डिस्क्राइब एज मेटल, और जिन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई हो, सो दे आर डिस्क्राइब एज अ नॉन मेटल्स। तो मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल व्हाइल नॉन मेटल हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये एक पॉइंट है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके अपोजिट में अगर आप लोग चले जाएँ तो एलिमेंट हैविंग हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनको गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इट मीन्स पी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो होंगे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे दे गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर काम करेंगे। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अच्छा, तो जो मेटल्स होते हैं सो दे हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं तो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जिनके आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और दे हैव गुड रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो यहाँ पे ट्रेंड, इसी के ट्रेंड के बारे में जो हमने डिस्कशन करी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर द पीरियड थर्ड एलिमेंट्स है। और इसमें जो है अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कौन कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है डिस्क्राइब हो, हमने उसको डिस्क्राइब करना है, कंपैरिजन करनी है, ट्रेंड में डिस्क्रिप्शन करनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम इस तरह जो है डिस्क्राइब करते हैं, इट इज़ अ स्पेसिफिक मटेरियल द डिग्री टू विच अ स्पेसिफिक मटेरियल कंडक्ट करंट और इलेक्ट्रिसिटी। जो इस आई यूनिट्स में सीमेंस पर मीटर जो है इसके लिए यूनिट यूज़ होता है, और इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने मेटल्स और इनको डिस्क्राइब करना है
तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे जो है ये डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम हैव अ सिंगल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, magnesium have 2 delocalized electron, while aluminum have 3 delocalized electrons. That's why they show more electrical conductivity. So the number of delocalized aluminum is a good conductor. Electrical conductivity trend for a period third elements sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. तो इनकी जो वैल्यूज है ये यहाँ पे गिवन है. सोडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आप देखें तो 0.55 सीमेंस पर मीटर है, मैग्नीशियम के लिए 0.61 सीमेंस पर मीटर है, एल्यूमिनियम के लिए 1 है. सबसे जो गुड कंडक्टर अगर आप इन में देखें तो वो एल्यूमिनियम है. सिलिकॉन पे जो है अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है. फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन जो है अगर आप इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यूज़ को देखें तो ये बिल्कुल ज़ीरो डिस्क्राइब होती है क्योंकि दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई ये जो है नॉन कंडक्टर डिस्क्राइब होते हैं. तो सबसे गुड कंडक्टर जो है अगर आप लोग देखें तो वो है एल्यूमिनियम यहाँ पे. तो द नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम इंक्रीज होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है ये भी इसके लिए इंक्रीज आ रही है. तो आप लोगों ने तो एलिमेंट्स हैविंग गुड विच शो गुड कंडक्टिविटी दैट इज एल्यूमिनियम और द एलिमेंट दैट इज पुअर कंडक्टर इज सिलिकॉन. यहाँ पे सिलिकॉन नजर आ रहा है. एंड द एलिमेंट्स विच आर नॉन कंडक्टर तो दे आर सल्फर, क्लोरीन और यहाँ पे जो है जितने एलिमेंट्स हैं ये सब के सब क्या हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये सब के सब जो है नॉन कंडक्टर में आ जाते हैं. तो इन्हीं के बेसिस पे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब होगा. तो ये ट्रेंड ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रॉम सोडियम से लेके एल्यूमिनियम तक इंक्रीज एंड देन डिक्लाइन जो है डिस्क्राइब होती है. MCQs related to the electrical conductivity element showing more electrical conductivity. So यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें एल्यूमिनियम जो है इसका आंसर बनता है क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है. इसी तरह द एलिमेंट्स विच शो और नॉन कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग, इसमें कौन कौन से एलिमेंट लेट्स सपोज डिस्क्राइब होते हैं तो सब के सब है क्योंकि ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं. सो ऑल ऑफ द अबव आर डिस्क्राइब एज अ नॉन कंडक्टर क्योंकि दे हैव नो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट स्लाइड जो है अगर आप लोग देखें तो इस पर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं. यहाँ पे जो है पीरियड थर्ड एलिमेंट्स हैं सोडियम से लेके आर्गन तक और ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ है और ये बॉइलिंग पॉइंट्स की है. द मेल्टिंग पॉइंट्स को अगर आप लोग देखें तो सोडियम से लेके सिलिकॉन तक जो है ये वैल्यू इंक्रीज़ आ रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ आ रही है. सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है और मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. तो द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने इंक्रीज़ होते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ आ रहा है. यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है दीज आर द मेटालिक क्रिस्टल, ये मेटालिक क्रिस्टल बनाते हैं. ये कोवेलेंट जॉइंट क्रिस्टल बनाता है और ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन जो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाते हैं. तो अगर आप लोग जनरल देखें तो सिलिकॉन सबसे, तो जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद मेटालिक क्रिस्टल है और फिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. सो दे आर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में डिस्क्राइब हो रहे हैं और ये जो है मेटालिक क्रिस्टल में डिस्क्राइब है, ये कोवेलेंट क्रिस्टल में डिस्क्राइब है. तो कोवेलेंट क्रिस्टल हैव high melting point, high boiling point, then the metallic crystal and metallic crystal have high melting point, boiling point than the covalent crystals. So it's a general जो है melting point और boiling point के बारे में trend जो है. Boiling point the same, boiling point also increases is the number of binding electrons increase. फास्फोरस, सल्फर के लिए, क्लोरीन के लिए फिर ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम है. जो मॉडल MCQs जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बनते हैं. सो इसमें अगर आप लोग देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट. अगर आप देखें सोडियम, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सोडियम, पोटाशियम है, तो इसमें एल्यूमिनियम जो है इसका आंसर बनता है क्योंकि दे हैव 3 डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और ये जो सर्कल है तो ये एल्यूमिनियम विल मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसमें कार्बन जो है बनता है फास्फोरस, एल्यूमिनियम, कार्बन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कार्बन जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम और सोडियम में जो है बेरिलियम सबसे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा. और इसी तरह अगर आप लोग देखें
मैग्नीशियम, बोरान, सोडियम, लिथियम, इन 4 एलिमेंट्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें जो है बोरान जो है ये मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। सो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो ये नेम्स को भी इन्होंने शफल किया होता है। एटलीस्ट आपको ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड जो है, ग्रुप थर्ड, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, इन एलिमेंट्स के कॉलम वाइज ये जहन में रखने हैं। पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को आप लोगों ने जहन में रखना है, मतलब ये 2 पीरियड्स और 8 कॉलम्स, इनको आप लोगों ने जहन में रखने हैं। इनमें जो ट्रेंड्स हैं तो बेसिकली आप लोगों ने इस पर ज़्यादा फोकस करना है और इनको जहन में रखना है। इसी तरह द एलिमेंट्स हैविंग हाईएस्ट जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में से कौन से एलिमेंट जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। हार्डनेस सबसे ज़्यादा बेरिलियम की है, तो इट विल शो द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे ये शो करेगा तो वो बेरिलियम शो करेगा। तो आप लोगों ने साइज़ को भी देखना है, स्मॉल साइज़, और बाइंडिंग एनर्जी को देखनी है, मतलब ये कि जो मेटल्स होते हैं तो उनको देखना है। नॉन मेटल्स में जो है जो जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जनरल ट्रेंड ये है कि नॉन मेटल्स में जो जॉइंट कोवेलेंट क्रिस्टल बनाते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द मेटालिक क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ये जनरल ट्रेंड है।